तो चलिए हम लोग अपना पार्लियामेंट का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आज पार्लियामेंट की हमारी पहली क्लास होगी। बेसिकली हमको इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट जो मुद्दे इश्यूज़ के रिलेटेड है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें तो देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि एक जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ, जैसे हाल के समय में राज्यसभा अपनी एक सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और जैसा कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई बिल पास होता है, लॉ पास होता है, तो उसका पब्लिक जिस तरीके से अपोज एक तरीके से स्टार्ट हो गया है, चाहे सीए का बिल मुद्दा रहा हो, चाहे फार्म बिल का मुद्दा रहा हो, तो इन सब से जुड़े हुए कुछ हमारे मेंस के टॉपिक बन सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम उसी के बेस्ड आर्टिकल्स को लेते हुए आज अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों के अकॉर्डिंग से हम आगे बढ़ेंगे। जो समझाने का काम होगा इंग्लिश में ही करेंगे, हिंदी में अगर कोई कंटेंट दिखता है तो उसको अगर उस हिसाब से आप लोग हैं तो अपने थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि समझाने का काम मैं दोनों के अकॉर्डिंग करूँगा। तो देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट की बात हम करते हैं, हमने अभी तक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था और 78 तक हमने चीज़ें देखी थी, आर्टिकल 78 तक। उसी पार्ट में आर्टिकल 78 के बाद एक अलग चैप्टर के रूप में हमारा पार्लियामेंट का चैप्टर है, जिसको हम संसद कहते हैं। और किस तरीके से संसद के कौन कौन से पार्ट होंगे, संसद का क्या क्या फंक्शन होगा, संसद के दोनों जो सदन होंगे, जो दोनों हाउसेस होंगे, वो किस तरीके से बनेंगे, क्या उनके वर्क होंगे, क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको देखेंगे और समझेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम जैसे बात करते हैं तो पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 5 द यूनियन आर्टिकल 78 और 80 ये कहता है के बाद की बात कर रहे हैं। जस्ट चैप्टर 2 स्टार्ट होता है हमारा और पार्लियामेंट का चैप्टर है, जिसमें 79 ये कहता है कि एक हमारी पार्लियामेंट होगी, एक संसद होगी। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, एक बार इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं। इसमें यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि पार्लियामेंट के पार्ट कौन कौन होते हैं। तो पार्लियामेंट में आपके लोकसभा और राज्यसभा, ये दो तो आप जानते ही जानते हैं। एक तीसरा भी इसका इंटीग्रल पार्ट है, जो है कौन, हमारे प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट जो होती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के नाम से मिलकर बनती है। प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलने से पार्लियामेंट बनती है। और ये कहाँ बताया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में बताया गया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आपसे करे कि हमारी पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, कौन कौन शामिल है, तो हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और कौन शामिल रहेगा, हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और ये कहाँ मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में, जो किस में है, हमारे आर्टिकल जो हमारा पार्ट 5 है उसके सेकंड चैप्टर में। ठीक है, वहाँ पर ये हमको देखने को मिलता है इसके बारे में। 79 तो आपको ये बता दिया कि एक पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होंगे, राज्यसभा होगी और लोकसभा होगी। प्रेसिडेंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने 4 लेक्चर्स में अपने पढ़ा है, एक एक चीज़ को समझा है। लोकसभा और राज्यसभा कैसे गठन होगी, क्या इसकी संरचना होगी, कि कितने इसके मेंबर्स होंगे, वो सारी चीज़ें देखते हैं, और लोकसभा के विषय में और राज्यसभा के विषय में। 79 के बाद जस्ट आर्टिकल 80 जो है, 79 के बाद हमारा आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 हमारा डील करता है किससे, राज्यसभा से। कभी अगर मैचिंग कराने के लिए आ जाए मैच आर्टिकल्स को, तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा के सब्जेक्ट में बताता है, राज्यसभा के विषय के बारे में आपको बताता है, जिसमें क्या कहा गया है, 238 और
12 नॉमिनेटेड। मतलब क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग राज्यसभा होगी और राज्यसभा में स्टेट्स और प्लस यूटीज़, मतलब जो हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हमारे जो राज्य हैं, उनको कंबाइन करके मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं? मैक्सिमम 238 सीट होती हैं। ठीक है। उसके अलावा 12 सीट जो हैं वो क्या होती हैं? नॉमिनेटेड होती हैं। क्या होती हैं? नॉमिनेटेड होती हैं। जैसे हाल फिलहाल में आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, और रेखा को नॉमिनेट किया गया। तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड के, और ये फील्ड भी स्पेसिफाई किया गया है। ये जो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और कहाँ से ये होते हैं? या तो लिटरेचर के फील्ड में इन्होंने कुछ सराहनीय वर्क किया हो, लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, या फिर सोशल सर्विस। इन 4 फील्ड्स में इन्होंने अगर काम किया है तो प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। तो टोटल मेंबर्स कितने हो जाते हैं हमारे राज्यसभा की? अगर हम बात करते हैं तो टोटल मेंबर्स आपके कितने हो जा रहे हैं? 238 प्लस 12 यानी कि 250। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं, तो पहला जवाब होगा 250। आपसे पूछा जाए यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के लिए मैक्सिमम कितनी सीट्स हैं, तो आपको 238 बताना है। आपसे पूछा जाए कि बाकी के जो मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 12। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। किस फील्ड से करते हैं? साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल वर्क, समाज सेवा, सोशल सर्विस समझ लीजिए। ठीक है। तो यहाँ से ये लोग नॉमिनेट होते हैं और इस तरीके से इनके रिप्रेजेंटेशन होता है। राज्यसभा को एक तरीके से क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा को एक तरीके से अपर हाउस कहा जाता है। और आज तो मान लीजिए जैसे अभी अब इलेक्शन हो रहा है तो यंग एज लोगों को भेज दिया जा रहा है, लेकिन इसकी जो संरचना की गई थी उसके बेसिक जो इसका सोल ये था कि जो हमारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड हमारे लीडर्स हैं, जिनको पूरा अपनी सर्विस का, लाइफ का, पब्लिक के बीच में रहने का वो है, वो क्या करें? वो वहाँ पर जाएं और स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करें, राज्यों का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है। ये यहाँ पर एक तरीके से राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसको? स्टेट्स को। जहाँ पे लोकसभा के मेंबर जो होते हैं पब्लिक के द्वारा चुनकर आते हैं, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहीं पर स्टेट की जो मेंबर, स्टेट का जो एक तरीके से प्रतिनिधित्व होता है, ये राज्यसभा के मेंबर कर रहे होते हैं। जहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के फिक्स्ड होते हैं, पर्सन्स फिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू उनके पॉपुलेशन से उनका वो किया जाता है। ठीक है। राज्य, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, कहाँ से, किस स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेशन होगा, स्टेट्स, किस स्टेट का, किस यूटी का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, नंबर कितने होंगे, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करती है 4th शेड्यूल। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है क्या, कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के और स्टेट्स के, उनका जो फुलफिलमेंट किया जाता है वो कौन डिसाइड करता है? उसके जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं? तो उसके जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में दिए गए हैं, 4थी अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, 4थी अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है। और उसके बाद में इनका जो इलेक्शन होता है, ध्यान से देखिएगा,
राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, राज्यसभा में सीट्स कौन डिसाइड कर रहा है, राज्यसभा के सीट्स कैसे भरे जाएंगे वो कौन डिसाइड कर रहा है, कि स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में असेंबली, वो उसमें जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, कौन, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, क्लियर किया हुआ है, इलेक्टेड मेंबर्स, वो क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब जैसे देखिए, अभी यूपी में इलेक्शन हुआ, अब मान लीजिए 270 के अराउंड में बीजेपी की सीटें आई हैं और 125 के अराउंड में एसपी की सीटें आई हैं। इसी तरीके से पंजाब में इलेक्शन हुआ, पंजाब में 92 आम आदमी पार्टी की सीट्स आ गई। ठीक है, तो अब 270 अगर इनका रिप्रेजेंटेशन है, इतने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कितनी सीट्स किस कहाँ पे होगी, तो यूपी के हिस्से में ज़्यादा सीट आ रही है, और यूपी में मेजॉरिटी किसकी है, बीजेपी की है, बीजेपी के पास ज़्यादा सीट्स है, मतलब यूपी के बीजेपी का जो रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा में बढ़ जाएगा, पंजाब से भी सीटें जाएंगी, आम आदमी पार्टी के वहाँ पे मेंबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो लोग टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी वो रिलेटिवली यूपी से कम होंगी। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है, और उनका इलेक्शन कौन करता है, उनको इलेक्ट करते हैं उस लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं अपने राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव के। जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी उस पार्टी का राज्यसभा में बोलबाला रहेगा। जैसे अब देखिए, इसी तरीके से हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी चलता है, उसको भी थोड़ा सा समझिए। अब देखिए, कई ऐसे बिल आते हैं, कई बिल क्या, अक्सर ही सभी बिल्स को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले जो बिल होते हैं उनको 2/3 मेजॉरिटी से पास होना होता है, अब राज्यसभा में कौन इलेक्ट कर रहा है लोगों को, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, मतलब स्टेट के जो विधानसभा के एमएलए हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो इसको इलेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर सभी स्टेट्स में, मान लीजिए 10 स्टेट में, जो 10 अधिक पॉपुलेशन वाली स्टेट हैं, वहाँ पर अगर बीजेपी है, मान लीजिए 10 में मान लीजिए कांग्रेस है, ठीक है, 8 में मान लीजिए कोई और है, छोटी मोटी जो हमारी पार्टीज़ हैं, ठीक, ये इस तरीके से हमारा है। तो यहाँ पर इनके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, तो एक तरीके से बराबर रहेगा, तो वहाँ पर क्या रहेगी, राज्यसभा में फाइट रहेगी, गवर्नमेंट को वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी लेने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर यहीं पर 18 या 19 स्टेट्स में आ गई, मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस, जिसको भी इच्छा हो आपकी उसको भेज दीजिए, ठीक है, और बाकी के 2-3 कांग्रेस के हैं, जैसे आजकल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सिर्फ ऑलमोस्ट कांग्रेस है, और वहाँ पे सपोर्ट में महाराष्ट्र में है, लेकिन सिर्फ 2 ही बची हैं। उसके बाद जो स्टेट्स की रीजनल पार्टी होती हैं वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हैं, 4-5-6 मान लीजिए वो हैं। तो अब यहाँ पर राज्यसभा में किसके पास मेजॉरिटी पहुँच जा रही है, बीजेपी के पास, मतलब बीजेपी अपनी 2/3 मेजॉरिटी को यहाँ से क्लियर पास करवा सकती है। इसीलिए राज्यसभा में अगर पार्लियामेंट से ओवरऑल पास करवाना है किसी बिल को, तो स्टेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स ही क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए
कभी कभार ये भी फोकस रहता है कि किसी भी तरह से अधिक स्टेट्स में हमको अपना इन्वॉल्वमेंट बना के रखना है, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं जो हमारा स्टेट है वो पार्टिसिपेट यूनियन में भी कर रहा है। तो एक तरीके से आप इसको फेडरल की तरह से भी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारी ये बात हुई कि किस तरीके से होता है स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन में। यूनियन टेरिटरीज़ के राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज़ का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, उनके प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, तो इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये बताती है कि कौन डिसाइड करेगा। अभी चैट किसी का आया हुआ है बट क्लास पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट की अगर हम बात जैसे करते हैं कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि यूनियन टेरिटरीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यूनियन टेरिटरीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कहाँ पर, राज्यसभा में, उनको इलेक्शन करने का किस गाइडलाइंस, किस तरीके से हमारे दो ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन 1 दे देगा कि यूनियन टेरिटरीज़ के जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे उनको इलेक्ट करने की गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि यूनियन टेरिटरीज़ के जो मेंबर्स के जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे उनको किस तरीके से भेजा जाएगा राज्यसभा में, उसकी गाइडलाइंस की बनाने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है, ठीक है। तीसरी ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि स्टेट्स एंड यूटी में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, ये सारी गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में दिया गया है। और आपसे पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 में कौन कौन से करेक्ट हैं। ऑप्शन दे देगा 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1 and 3, और इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर दे देता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि इनके यूटी के मेंबर कैसे चुने जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो 2 सही हो गया, और 3 थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इसको 4th शेड्यूल में बताया गया है। तो अभी तक हमको क्या क्या चीज़ें पता चल गई, राज्यसभा के फॉर्मेशन के बारे में कौन से आर्टिकल्स में बताया गया है, कौन से आर्टिकल में, 80 में बताया गया है, ठीक है। सीट्स 238 + 12, 12 नॉमिनेटेड स्टेट प्लस यूटी, डिस्ट्रीब्यूशन 4th शेड्यूल, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट करेगा, कहाँ से करेगा, साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल सर्विस। 4 याद रखिएगा, जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुँचेंगे तो वहाँ पर गवर्नर के पास भी ऐसी कुछ पावर है कि वो कुछ लोगों को नॉमिनेट करता है, लेकिन वहाँ पर हम देखेंगे कि गवर्नर के पास इन 4 के अलावा 2 और पावर्स मिलती हैं जहाँ से वो लोगों को नॉमिनेट करता है। तो स्टेट्स की विधानसभाओं में नॉमिनेशन के लिए अधिक फील्ड डिसाइडेड हैं, ठीक है। और उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हमने जैसे अभी तक देखी कि इनका इलेक्शन कौन करता है, स्टेट्स में इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। यूटीज़ के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कौन किस तरह से इलेक्शन किया जाए, ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, लोकसभा की। आर्टिकल 80 जहां डील कर रहा था किससे, आर्टिकल 80 डील कर रहा था हमारा राज्यसभा से, वहीं आर्टिकल 81 हमारा डील करता है किससे, आर्टिकल 81 हमारा डील कर रहा होता है लोकसभा से, ठीक है। आर्टिकल 80 हमारा राज्यसभा से, जबकि आर्टिकल 81 हमारा लोकसभा से डील कर रहा होता है।
अब क्वेश्चन ये बनता है कि लोकसभा में मैक्सिमम कितने सीट्स हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में कितने मैक्सिमम सीट्स हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपके स्टेट्स से, राज्यों से मैक्सिमम 530 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे। ठीक है, कहाँ से, स्टेट्स से। यूटीज से मैक्सिमम कहता है कि 20 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे। और हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 2 सीट्स दी गई थी, किसको, एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन मतलब जिनके माता पिता परदादा में से कोई एक हमारा ब्रिटिशर रहा हो, और मतलब इंडियन रहा हो, और उनमें बाकी वैसे वो ब्रिटिशर्स हों। माता पिता दादा उदा में से कोई मतलब उनके परिवार का ऐसा एक हो जो रहा हो इंडियन। तो वो 2 थे। तो टोटल कितने हो गए, 552। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा 552। बट पिछले साल में, पिछले नहीं, लास्ट ईयर हमारी गवर्नमेंट ने ये जो 2 एंग्लो इंडियन सीट्स थी उसको अब कैंसिल कर दिया है। अब ये नहीं भरी जा रही हैं। ठीक है, और ये जो 530 की नंबर है ये मैक्सिमम नंबर है, अभी ये 530 से कम है। होता क्या है, जो हमारी इलेक्शन कमीशन है और जो हमारी परिसीमन आयोग एक बनाया जाता है, वो हर इलेक्शन के बाद में एरिया डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कहाँ से कहाँ तक कितनी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एरिया डिसाइड करके वो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके अकॉर्डिंग सीट्स होती हैं स्टेट्स में, और ये देखा जाता है कि स्टेट्स में ये जो सीट्स जा रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन हो। मतलब जितना जिस राज्य की पॉपुलेशन अधिक होगी उसका उस राज्य में प्रतिनिधित्व अधिक मिलेगा। जैसे यूपी की पॉपुलेशन सबसे अधिक है तो वहाँ पर 80 सीट्स आपको मिल जाती हैं, कहाँ पर, लोकसभा में। तो अगर आप सोचिए मैक्सिमम 552 जो है उसमें आपको 80 मिल जा रही हैं, कहाँ पर, सिर्फ यूपी से। तो बिना यूपी के कोई गवर्नमेंट हमारे इंडिया में फॉर्म ही नहीं हो सकती। यहाँ पे यूपी की कोई बढ़ाई नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, इसी तरीके से महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र भी हमारा 40s के रेंज में आता है। हम बंगाल की बात करते हैं तो वो भी 40s के रेंज में आता है। तो जो भी बड़े स्टेट होते हैं, बिग स्टेट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन अधिक होती है, और नंबर ऑफ पॉपुलेशन अधिक होती है, और इस कारण पॉपुलेशन अधिक के कारण वहाँ पर सीट्स अधिक होती हैं, क्योंकि सीट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिसाइड किया जाता है। और इसी कारण जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं जहाँ पर उतनी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, वहाँ पर हमारे आप देखेंगे हर स्टेट को एक एक सीट दे दी गई है। तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा किसी गवर्नमेंट, मान लीजिए 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है, मान लीजिए एनसीआर लेफ्ट की गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन उनको सीट कितनी मिली, टोटल केवल 7 ही मिली। वहाँ पर सातों स्टेट की लोकसभा सीट वो जीत गए, लेकिन ओवरऑल कितनी सीट जीते, 7 ही जीते। तो जितना बड़ा स्टेट होता है उतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। और जब भी इलेक्शन आता है तो इसीलिए जो भी हमारे मेजर स्टेट्स होते हैं उस पर पूरा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो अपना पूरा दमखम लगा देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब तक बड़े स्टेट्स को नहीं हम जीतेंगे तब तक हम नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डिसाइड होता है, ठीक। आर्टिकल 81 क्या कहता है, लोकसभा के फॉर्मेशन के बारे में। स्टेट्स में मैक्सिमम 530 मेंबर्स हो सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज से मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं। और ये 20 मेंबर्स के पावर भी किस तरीके से इलेक्ट होंगे इसको भी कौन डिसाइड करेगा, संसद बाय लॉ, पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है इसको भी, ठीक है, पार्लियामेंट ही इसको भी डिसाइड करता है। और ये भी डिसाइड करेगा कि किस तरीके से कहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन किसी स्टेट का रहेगा। तो वो डिसाइड किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रहे, और कोशिश किया जाता है कि पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन वाइज यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ऐसा
किया जाता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र को जनसंख्या को उसकी आवंटित ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। हाँ ठीक है, इसमें और कोई बात समझाने लायक नहीं है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही सारी बातें इसमें हैं। एक और बात, अब देखिए जैसे यहाँ पर ख़ास बात आ जा रही है क्या, पॉपुलेशन की। सबसे मेन बात आ रही है रिप्रेजेंटेशन में पॉपुलेशन की। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ा है, क्या, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। और हमारे यूपी बिहार वाले भाई साहब लोग जो हैं इस पे तो उतना फोकस किए नहीं, लेकिन जो हमारे साउथ इंडिया के भाई लोग हैं उन्होंने हम दो हमारे दो को एकदम बढ़िया से फॉलो किया। तो हुआ क्या, यहाँ पर नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ती गई, और जो स्टेट की पॉपुलेशन है ऐसे 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 धीरे धीरे बढ़ रही थी, ऐसे ही चल रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक विरोध के सुर उठने लगे, क्या कि ऐसे तो आपका रिप्रेजेंटेशन इनका बढ़ता चला जाए, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद इसको डिसाइड होना था कि नॉर्थ, धीरे धीरे आप क्या करोगे, नॉर्थ इंडिया को ही सारी सीटें दे दोगे, हमारा तो रिप्रेजेंटेशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के बवाल से बचने के लिए क्या किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में एक धारा 15 जोड़ी गई, जिसमें क्या कहा गया, कहा यह गया कि जो भी सीमांकन किया जाएगा, जो भी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, वो अकॉर्डिंग टू 1971 में जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। और उसके बाद से समय समय पर चीज़ें बढ़ती गई और इसी को फॉलो आज भी किया जा रहा है। हाल फिलहाल में ये डिसाइड कर दिया गया है कि जब तक 2026 तक 1971 वाला ही फॉलो होगा, उसके बाद जब अगला इलेक्शन होगा तो वो 2031 के सेंसस के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जब वो आएगा तो फिर से इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो चलता क्या रहेगा, 71 का रेफरेंस वैल्यू है, जिसका कारण क्या है, किस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन से सीट को, वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। वही बात इसमें कहेगी, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। इसमें वही कहा गया कि हर सेंसस के बाद में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यूपी की पॉपुलेशन +5 करोड़ हो गई और तेलंगाना की पॉपुलेशन -1 करोड़ हो गई, तो तेलंगाना की तो सीट ही घट जाएगी। तो इसीलिए क्या किया गया, ये अमेंडमेंट लाया गया 42nd वाला सबसे पहले, और इसको डिसाइड कर दिया गया। और उसके बाद से समय समय पर जब भी इस तरीके की बात होती है उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की गई हैं 82 के द्वारा और 83 के द्वारा। लोकसभा में सीटों का आवंटन 1971 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, लोकसभा में सीटों का आवंटन 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। ठीक है, और विधानसभा के केस में, लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में इसको 2001 किया गया, क्योंकि इसका पूरे ओवरऑल इंडिया से तो लेना देना नहीं। खैर इसके बारे में हम जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचेंगे, विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे समझेंगे। अभी हम इसको मिक्सअप नहीं करेंगे। आर्टिकल 82, 81, 80, 79 हो जाता है। अब पहुँचते हैं आर्टिकल 83 में, जो क्या बताता है कि टेन्योर कितना रहेगा, किसका, लोकसभा का और राज्यसभा का। तो एक बड़ा ही अच्छा सा और पेट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है कि राज्यसभा का टेन्योर कितना है, राज्यसभा कितने वर्ष में भंग होती है। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती है। राज्यसभा जब पहली बार बनी तब से लेकर आज तक चली आ रही है, इसका कोई डिसाइड नहीं किया गया है कि कभी भंग भी होगी। ये चलते रहेंगे, ये चलती रहती है, कभी भी भंग नहीं होती है। तब इसके मेंबर्स क्या होंगे, तो इसके मेंबर्स के लिए एक कहानी बनाई गई है। कहानी क्या बनाई गई है कि 1/3, 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर में क्या होंगे, रिटायर होंगे। हर दूसरे वर्ष में 1/3 मेंबर क्या होंगे, रिटायर होते जाएंगे। एक तरीके से उनका मेंबरशिप ख़त्म होता जाएगा और
उसके बाद में उनकी जगह दूसरे लोग इलेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है, और ये पावर किस तरीके से, मतलब इसको फाइनल डिसाइड करने की पावर की 1/3 वाला ये दे दिया गया है पार्लियामेंट को, ये पार्लियामेंट को। तो राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती है। राज्यसभा में हर दूसरे वर्ष में 1/3, हर सेकेंड ईयर में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे दूसरे मेंबर आ जाते हैं, दूसरे मेंबर स्टेट से आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको कभी भी, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है। लेकिन लोकसभा हो सकती है। लोकसभा का 5 ईयर का टेन्योर है। अगर सब कुछ बढ़िया चलता रहा तो अपने फर्स्ट सेशन से, पहले सत्र के फर्स्ट डे से 5 ईयर तक उसका टेन्योर माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी गवर्नमेंट क्या हुई, गिर गई। क्यों? क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। तो अगर लोकसभा में गवर्नमेंट को बहुमत प्राप्त न रहे तब वो 5 साल से पहले भी समाप्त हो सकती है। साथ ही अगर जो गवर्नमेंट में है सरकार, वो क्या चाहे कि समय से पहले चुनाव करा दिए जाएं, तब भी वो प्रेसिडेंट को इस तरीके से कह सकती है कि हम पहले इलेक्शन कराना चाहते हैं, लोकसभा को भंग कर दीजिए। तो प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग भी कर देते हैं। ठीक है, और जैसा कि 2003 में हुआ था, 2003 में अटल बिहारी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो प्रमोद महाजन उनके थे सलाहकार। उन्होंने कहा शाइनिंग इंडिया कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, बस अभी इलेक्शन करा दीजिए, हम लोग जीत जाएंगे। तो क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ही समय से पहले भंग कर दिया और शाइनिंग इंडिया हो गया फुस। और उसके बाद में क्या हुआ, अटल बिहारी की गवर्नमेंट गिर गई और मनमोहन सरकार जी की बन गई। तो अगर 5 साल का टेन्योर रहता है, सब कुछ अच्छा चला, जैसे 2014 से 19 तक कौन चलाया, मोदी चलाए। 2004 से हमारे कौन चलाए, 2004 से 9 तक मनमोहन सिंह चलाए, ये 2004 की कहानी है। और उसके बाद 9 से 14 तक फिर मनमोहन सिंह जी चलाए। तो 5 साल नॉर्मल टेन्योर होता है। लेकिन जब आप 90s का दौर देखेंगे, नरसिम्हा राव के बाद से या पहले से, 90s की अगर हम बात करते हैं, जैसे वीपी सिंह की सरकार हुई, चंद्रशेखर की सरकार हुई, नरसिम्हा राव की सरकार हुई, अटल बिहारी की सरकार हुई, हरदर हल्ली डड्डा गोड्डा देवी गौड़ा की सरकार हुई, गुलजार की सरकार हुई। ये लोग क्या थे, गुजराल, IK गुजराल, इन लोगों की जो सरकारें थी वो 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि इनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं रहती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये। लेकिन साथ में एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिस पे क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। मान लीजिए इमरजेंसी लगी हुई है, मान लीजिए इमरजेंसी लगी हुई, आपातकाल लगा हुआ, जैसा कि बीजेपी हमेशा कहती रहती है 1975 में इमरजेंसी लगी थी, वैसी मान लीजिए सिचुएशन है। तब क्या होता है, तो इस समय में पार्लियामेंट बाय लॉ एक बार में 1 वर्ष से अधिक तक के लिए इसको बढ़ा सकती है सेशन को। मतलब क्या हो सकता है, जो 5 ईयर का टेन्योर था, जो 5 ईयर का टेन्योर था उसको क्या कर सकती है, 6 ईयर तक का कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक बार मान लीजिए और आपातकाल लंबा चल गया तो, लेकिन 2 साल तक चला तो, लेकिन क्या होगा, पार्लियामेंट एक बार में 1 ही साल बढ़ाएगी, 1 साल बाद फिर बैठेगी, फिर 1 साल और बाद बढ़ाएगी। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जब इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो पार्लियामेंट का सेशन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन यही बनता है कि मैक्सिमम कितना बढ़ाया सकता है, तो मैक्सिमम एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी तब क्या, तब 6 मंथ तक मैक्सिमम और रह सकता है। कितना, 6 मंथ तक, 6 महीने के बाद में 6 महीने और पार्लियामेंट का सेशन रहेगा, जब इमरजेंसी वगैरह सब कुछ समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद में इलेक्शन 6 मंथ तक के बाद कराना ही कराना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी। और उसके बाद 84
क्या कहता है, संसद की सदस्यता के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी बताता है कौन, 84। ठीक है, कि कोई पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर कब चुना जाना चाहिए। तो एक सबसे पहली चीज़ क्या है, भारत का नागरिक हो, इंडिया का सिटीजन हो। अब क्या इंडिया का सिटीजन बाई बर्थ होना आवश्यक है, बाई बर्थ इंडिया का सिटीजन होना क्या आवश्यक है, तो नहीं, केवल भारत की नागरिकता आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में एक ओथ दी हुई है, उस ओथ को फॉलो करना होगा सिटीजन को, उस इंडियन सिटीजन को उस थर्ड शेड्यूल के ओथ को फॉलो करना होगा इलेक्शन के लिए, और साइन करना होगा। जब भी आप देखते होंगे कि कोई चाहे जैसे जब मोदी जी इलेक्शन का फॉर्म भर रहे थे, तो वहाँ पे जब गए थे, वाराणसी गए थे, तो वहाँ पे एक आईएएस के साथ में बड़ी फ़ोटो आई थी, आईएएस बैठा हुआ था, वो खड़े हुए थे, वो क्या था, वो सब क्या होता है कि एक ओथ लेनी होती है, अपना नॉमेनक्लेचर भरना होता है, अपनी पूरी सिग्नेचर भर के देना होता है कि हाँ मैं सारी क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर रहा हूँ। ठीक है, एज क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। अगर आपने 25 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, राज्यसभा के लिए 5 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप 30 साल के हो गए हैं तो आप लोकसभा भी लड़ सकते हैं, राज्यसभा भी रख सकते हैं। साथ ही अगर कोई और भी ऐसी चीज़ें रूल बाय रूल बना दिए जाएं जो ये कहा जाए कि इलेक्शन लड़ने के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं, और ये रूल कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, तो उसको भी आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, थर्ड शेड्यूल में जो ओथ है उसको फुलफ़िल करना होगा, सिग्नेचर करना होगा, इंडिया का सिटीजन होना होगा, और अगर पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया हुआ है, जैसा कि बनाया भी हुआ है, बाद में देखेंगे, अगर पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया है तो उसको भी फॉलो करते रहना होगा, तब आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे, किसके लिए, अपना इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, अपना इलेक्शन लड़ने के लिए तब आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद सेशन वगैरह के बारे में है, किस तरीके से सेशन होता है, पहली बैठक को संबोधित प्रेसिडेंट करते हैं, ये सारी कहानियाँ भी हैं जिसके बारे में हम अब कल बात करेंगे। आज बहुत बातें कर ली हैं हमने, कंटिन्यूअस बात